हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के पिछले क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था आयतनात्मक विश्लेषण। इस चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट और फार्मूला पूरा अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं, अगर आयतनात्मक विश्लेषण जो चैप्टर है, इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा उसके सारे कंसेप्ट फार्मूला को, और तब आप इस क्लास को देखिएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ सकता है जब आप इसका फर्स्ट क्लास देखे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग जो है आयतनात्मक विश्लेषण चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्वेश्चन को सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप इससे पहले वाले क्लास का फार्मूला और कंसेप्ट अगर नहीं याद रखे तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा ही फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अभी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि यूरिया के 1 बिलियन के 100 मिली यानी कि 100 ml में आपको बताना है कि यूरिया के 6.02 गुने 10 का पावर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 अणु हैं। इस यूरिया बिलियन की सांद्रता क्या है ये आपको बताना है। इस यूरिया बिलियन का क्या करना है, सांद्रता आपको निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है वो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तो दिया गया कि बिलियन में 100 ml में, बिलियन के 100 ml में यानी कि 100 ml बिलियन में यानी कि 100 मिलीलीटर घोल में यूरिया का जो अणु है वो 6.02 गुने 10 का पावर 20 अणु है। तो इसका आपको क्या करना है, इस बिलियन के अंदर यूरिया का जो है सांद्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। इस यूरिया बिलियन का सांद्रता ज्ञात करना है। और साथ ही साथ आपको अवगाड्रोज स्थिरांक यानी कि अवगाड्रोज नंबर भी दे रखा है। इसका वैल्यू आप हमेशा याद ही रखिएगा। अवगाड्रोज नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.02 गुने 10 का पावर 23 पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू आप हमेशा क्या करें, याद रखें। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो यूरिया के, अगर सबसे पहले हम लोग यूरिया के मोल संख्या को ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि देखिए हमें निकालना है बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए विलय की मात्रा और विलय का भार और उसका आयतन पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यूरिया के मोल की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया क्या है, यहाँ पर विलय है। यूरिया क्या है भाई साहब, विलय है जो उसमें घुला हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, यूरिया के मोल की संख्या निकालना होगा। तो आप अगर जो है यूरिया के मोल की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या जो है अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए किसी भी बिलियन के अंदर अगर विलय की संख्या निकालने की अगर आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, विलय के अणु की संख्या और बट्टे अवगाद्रो स्थिरांक। तो यहाँ पर विलय क्या है, यूरिया है। तो हम क्या करेंगे, यूरिया के अणु की संख्या, किसकी संख्या, तो यूरिया के अणु की संख्या, और उसको भाग दे देंगे हम लोग अवगाद्रो नंबर से। किससे, तो अवगाद्रो, जिसको हम एवोगाड्रोज स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो अवोगाद्रो होता है अवोगाद्रो स्थिरांक से, ठीक है। तो आपको मोल की संख्या यानी कि यूरिया के मोल की संख्या जो है पता चल जाएगी। हम यूरिया के मोल की संख्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं वो आपको आगे अभी जस्ट क्या होने वाला है, पता चलने वाला है कि आखिर इसका हमें कहाँ पर जरूरी पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी आप लोग देखते चलिए। अब इसमें आप सिंपल सी बातें हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बातें हैं कि यूरिया के अणु की संख्या कितना है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यूरिया के जो अणु है वो कितने हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 6.02 गुने 10 का पावर 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6.02 और गुने 10 का पावर कितना 20। ये है यूरिया के अणु की संख्या। और नीचे में अवगाद्रोज स्थिरांक रखना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अवगाद्रोज स्थिरांक का जो वैल्यू है वो भी होता है 6.02 और गुने 10 का पावर यहाँ पर होता है 23। क्या होता है 10 का पावर 23 होता है। अगर यहाँ से हम लोग चीज़ें देखने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला तो पोर्शन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 10 के पावर 23 को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि सीधा समझो भाई साहब 10 के पावर 23 को इस 20 से भाग देंगे तो पावर 3 ही बचेगा ना। तो 3 बचेगा तो नीचे में ऊपर 20 है पावर, नीचे है 23 पावर। तो 20 से 23 में से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 3 बचेगा नीचे में। और उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 का पावर -3 हो जाएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा सर जी। तो 10 का पावर ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 का पावर -3। और आपको एक बात, हाँ ठीक है 10 का पावर -3 से भी हम लोग काम चला सकते हैं, तो रहने दीजिए इसको। तो अभी आपने क्या निकाला, यूरिया के मोल की संख्या निकाला। किसी भी विलय के मोल की संख्या निकालना हो तो विलय के अणु की संख्या और बट्टे अवगाद्रोज स्थिरांक कीजिए, आपको मोल की संख्या जो है निकल जाएगी, यानी कि मोल संख्या निकल जाएगा। अब एक चीज़ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विलयन का आयतन दे रखा है। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लिख भी लेते हैं। क्या लिखते हैं, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन आप देखिए, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है सर। तो ये तो सर सिंपल सी बातें हैं, 100 ml दे ही रखा है। कितना ml, 100 मिलीलीटर यानी कि ml। अब ml से काम नहीं चलेगा, ml को आपको कन्वर्ट करना होगा। किस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब कभी भी ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हमेशा 1000 से भाग देते हैं। ये हो गया अब लीटर। तो हम लोग आयतन जो है विलयन का आयतन हम 100/1000 आयतन यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, तो आपको निकालना था सांद्रता। क्या निकालना था सर जी, सांद्रता निकालना था, यानी कि विलयन की सांद्रता निकालना था। तो आराम से अब आप लोग जो है विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। क्या विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ पढ़ा के हम आए हैं। तो अब लिखेंगे इसीलिए विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता जो होता है उसको समझिएगा आप। अगर यहाँ पे फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। विलयन की सांद्रता निकालने का फार्मूला आपने याद किया होगा कि विलय की मात्रा। किसकी मात्रा सर जी, तो विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। ठीक है, और बट्टे आपने क्या देखा था, विलयन का भार या विलयन का आयतन। ठीक है, बट्टे विलयन का भार, विलयन का भार, भार या आयतन, दोनों में से कोई भी होगा तो आप कम चला सकते हैं, विलयन का भार या आयतन। तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला अगर आपने याद रखा हो तो आपको पता होगा कि विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय का भार, ये विलय होगा, तो विलय की मात्रा बट्टा विलयन का भार या विलयन का आयतन। तो आप पीछे से देख लीजिए कि विलय की मात्रा क्या है। तो विलय की मात्रा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 का पावर -3 है। कितना है, यूरिया है विलय, और इसका संख्या कितना है 10 का पावर -3। आपने जस्ट क्या कर रखा था, निकाल रखा था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 10 के पावर -3 को रखेंगे ऊपर, और नीचे में क्या पूछा जा रहा है, विलयन का भार। क्या पूछ रहा है, विलयन का भार। तो विलयन का भार जो है, एक मिनट, अभी आप देखे हैं भार या आयतन। देखो क्वेश्चन में क्या, फॉर्मूला में क्या, या तो भार लीजिए या आयतन लीजिए। तो विलयन का आयतन आपके पास है, भार तो नहीं लेकिन आयतन तो है आपके पास। आयतन कितना है, वो है आपके पास 100/1000 लीटर, और हमेशा यहाँ पर लीटर में ही यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे,
बट्टे में करेंगे 100/1000, 100/1000 लीटर है ये। आगे जाकर के हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने की बात अगर करेंगे तो ये जो 3 है 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 है, इसके बट्टे में आप 1 लगा लीजिए। ये मेन बट्टा बदल जाएगा किसमें, तो गुना में बदल जाएगा। और गुना में जब बदलेगा तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, 1000 कहाँ गया, ऊपर गया, और नीचे ये 100 आ जाएगा। इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो कुछ बचा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको सॉल्व करने का और भी आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए ये 10 का पावर -3 अभी ऑलरेडी है, और हम ये गुना लिख लेते हैं यहाँ पर। और जो 10 ये 1000 जो है, क्या इसको हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? यस सर, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। 1000 को 10 का पावर 3 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको हम पावर हटाएंगे तो फिर 1000 हो जाएगा। अब नीचे में 100 को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 100 ही होगा, 100 होगा। अब आप यहाँ पर अपना दिमाग लगा लीजिए, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। क्या है देखिए, 10 का पावर -3 और गुने 10 का पावर +3। गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो बेस 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी, और पावर जुटता है। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर जुटेगा तो -3 और +3 हो जाएगा 0, और 10 के पावर 0 का वैल्यू होगा 1, और बट्टे में क्या होगा 100, बट्टे में क्या होगा सर जी 100, और 1 को 100 से भाग करेंगे तो 0.01 मोल मिलेगा। 0.01 मोल आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से 0.01 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। 0.01 जो है वो आपको ए ऑप्शन में ही क्या किया गया है, दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, और यहाँ पर आगे आपके सामने में दूसरा क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ताप बढ़ाने पर बदलेगा। तो ये भी हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा के आए हैं, और हम आपको बताए थे कि ताप बढ़ने पर मोलरता, कौन चीज़, तो मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घटती है। तो इसके अनुसार आप यहाँ पर बता सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन ताप बढ़ाने पर बदलेगा, तो मोलरता बदलेगा। कैसे बदलेगा, ताप यानी कि टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आपने थ्योरी का क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर है। ये क्या पूछ रहा है कि ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब जो है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है। और याद रखिएगा कि अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी घटेगा। वैसे तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब ये है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे, यानी कि हल्का ऊपर उठ जाएंगे, आप पहाड़ पे चले जाइए, हल्का ऊपर ऊंचे स्थान पे चले जाइए, तो वहाँ पर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगेगा। ठीक है, तो ये कारण है। ये आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ जाओ और देखते हैं हम लोग अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि शुद्ध जल की मोलरता जो है वो क्या होती है, मोलरिटी। तो शुद्ध जल का जो मोलरता होता है वो याद रखेंगे कि 55.6 होता है, 6 मोल होता है। तो आपके क्या हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आपके सामने आ चुका है 5वां नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से सीखने समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के 1 जलीय विलयन की सांद्रता आपको दे दिया गया 10%। सांद्रता कितना दिया गया, 10% है। वह आयतन, अब आपको निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। वह आयतन जिसमें इसका 1 ग्राम मोल घुला है। तो आपको आयतन निकालना है जिसमें इसका 1 ग्राम मोल क्या हो, घुला हो। कितना हम
लीटर बिलियन लेंगे तो उसमें ग्लूकोज का मात्र 1 ग्राम मात्रा होगा। कितना होगा मात्रा? 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको दिया गया है 10%, है ना, 10% क्या दिया गया आपको? ग्लूकोज बिलियन का क्या अर्थ है? 10% ग्लूकोज बिलियन दिया गया है कि नहीं? सांद्रता कितना है भाई इस ग्लूकोज वाले बिलियन का? ग्लूकोज वाले बिलियन का सांद्रता है 10%। इसका मतलब है कि 0.1 लीटर, कितना? 0.1 लीटर बिलियन में आपको पता होना चाहिए कि 10 ग्राम, 0.1 लीटर बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम क्या है? तो ग्लूकोज है। ये आपको क्या बोला गया कि ग्लूकोज के एक जलीय बिलियन की सांद्रता 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 लीटर बिलियन के अंदर कितने ग्लूकोज हैं? 10 ग्राम। 1 लीटर बिलियन में कितने ग्लूकोज? 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो याद रखिएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम मोल में चेंज करें, किस में चेंज करें? मोल में चेंज करेंगे तो ये 10/180 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10/180 मोल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज बराबर 10/180 मोल, 180 मोल। और आपको वही चीज़ें रिलेटेड जो है, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको क्या करना है? निकालना भी है। तो आपने क्या देखा कि 10 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल है? 10/180 मोल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10/180, 10/180 मोल, 10/180 मोल ग्लूकोज जो है कितना लीटर में उपस्थित होगा? तो हम लिखेंगे कि 10/80 मोल ग्लूकोज, ठीक है, 10/80 मोल ग्लूकोज उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, उपस्थित है कितने लीटर में? 0.1 लीटर में। कितने लीटर में? 0.1 लीटर में। ये बात ऐसे कह लीजिए कि 0.1 लीटर में 10 ग्राम ग्लूकोज है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि 10/180 मोल जो है 0.1 लीटर बिलियन में ग्लूकोज है। बात तो दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि 10 ग्राम 10/180 मोल के बराबर है। तो आप ये कहिए कि 0.1 लीटर बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, या फिर आप ये कहिए कि 10/180 मोल ग्लूकोज जो है 0.1 लीटर बिलियन में है। अब अगर 10/180 मोल, 10/180 मोल ग्लूकोज ये 0.1 लीटर बिलियन में अगर उपस्थित है, तो हम जानना चाहेंगे कि 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल, 1 मोल जो आपका ग्लूकोज है, 1 मोल जो ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज उपस्थित होगा कितने लीटर में? ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज उपस्थित होगा, उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। तो देखिए आप सभी को पता है एक एक नियम। अगर 10/180 मोल 0.1 लीटर में है, तो 1 मोल का संख्या जब कभी भी निकालना होगा तो 0.1 लीटर को भाग देना होगा आपको 10/180 से, 10/180 से। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं, बोलेंगे यस। भाग बदलेगा गुना में, 180 चला जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे। आगे बढ़ेंगे तो 1 से 180 गुना करेंगे तो 180 हुआ, नीचे में 10 है कि आप देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आप 18 को 10 से भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा 1.8, 1.8 लीटर। ठीक है, 1.8 लीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 1.8 लीटर दे रखा है। तो 1.8 लीटर आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 5 के लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2, ठीक है, Na2CO3 बिलियन की मोलरता क्या होगी? आपको 0.2 N जो है
Na2CO3 विलयन की मोलरता कितनी होगी, कितना मोल होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो याद रखिएगा जो Na2CO3 की जो मोलर भार जो है, मूल्यांकी भार जो है, अगर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो सीधा आप क्या कीजिए, जो अनुभार दिया गया है उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो अनुभार कितना है सर जी, अनुभार है 0.2 और उसको भाग देना है 2 से, कितना से 2 भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो अनुभार अगर 2 है उसको 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो जैसे ही आप 2 से भाग देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। 0.1 मोल आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके ए ऑप्शन में क्या करा गया है, दिया गया है। ठीक है, n/2 के फार्मूला से आप इसको निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 7 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। 10 ग्राम विलय को 90 ग्राम विलायक में घोला गया। तो भाई साहब विलय है 10 ग्राम, विलायक है 90 ग्राम, तो जो विलयन बनेगा ना वो 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 90 और 10 मिलेगा तो 100 ग्राम हो जाएगा विलयन। इसका विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकाल के बताना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है, विलय का भार। आपने अगर याद किया तो पता होगा, विलय का भार। किसका भार, तो विलय का भार, विलय का भार याद रखिएगा, ये हमेशा ग्राम में ही लेना है। विलय का भार किस में लेना है, हमेशा ग्राम में लेना है। और नीचे क्या करना है, विलयन का भार। किसका भार, तो विलयन, विलयन का भार आपको लेना है, विलयन का भार। तो विलयन का जो भार है वो सर किस में लेंगे, ये भी हमेशा ग्राम में लेंगे और इसको गुना कर देना है आपको 100 से। गुना क्या करना है, 100 से। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होगा विलय का भार बट्टा विलयन का भार और गुने 100। तो आप यहाँ पर देखिए कि विलय का भार क्वेश्चन में कितना दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे तो सर विलय का जो भार है वो 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, और नीचे विलयन का भार देना है। तो देखिए विलय 10 ग्राम, विलायक 90 ग्राम, तो विलयन कितना हो जाएगा, तो विलयन 10 90 100। 10 90 कितना, 100। अगर बात करें तो हम ऐसे लिख ही देते हैं, ये 10 + 90 और गुने में क्या रखना आपको, 100 रखना है। इसको सॉल्व करिए, ऊपर में होगा 10, नीचे में होगा सर 100 और गुने में भी होगा 100। तो ये 100 से 100 होगा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपको बचा 10। कितना बचा, ये ऊपर में क्या बच गया, 10। 10 आपके फाइनल आंसर ही हो जाएंगे। सर इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्या, एकदम यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसीलिए कोई यूनिट इसका नहीं होगा। तो 10 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सांद्रता को निरूपित करने वाली निम्न में से कौन सी विधि ताप से स्वतंत्र है। तो सांद्रता को हम मोलरता, मोललता या नॉर्मलता, इस तीनों चीज़ों से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और इसमें से कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, ताप से कौन प्रभावित नहीं होता है, तो हम आपको बताए थे डायरेक्ट लाइन कि मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाइए या घटाइए, मोलरता पर उसका कोई, मोललता पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को देखिए, जो कि आपके सामने क्वेश्चन जो है आ चुका है। क्या आ चुका है, Na2SO4 जिसका आणविक द्रव्यमान दे दिया गया आपको 1.42 के 7.1 ग्राम को जल में विलय कर, मतलब जल में घोल कर कुल आयतन बना लिया जाता है 100 मिलीलीटर। तो आपको उस विलयन की मोलरता निकालना है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, मोलरता निकालने का फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए मोलरता निकालने का बहुत सारा फार्मूला हम बताए थे, लेकिन उस बहुत सारे फार्मूला में एक फार्मूला ये भी था।
क्या था? मोलरता निकालने का फॉर्मूला अभी देख लीजिए अगर याद नहीं है तो, ठीक है। मोलरता बराबर क्या था सर चीज़ें? तो मोलरता बराबर जो है जो चीज़ था उसको समझिएगा। आपने मोलरता का फॉर्मूला याद किया था कि विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? तो विलयन का द्रव्यमान सॉरी विलयन नहीं, विलय, विलयन तो आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो विलय याद रखेंगे। किसका द्रव्यमान? तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और इसका यूनिट क्या होगा सर? ग्राम। इसका यूनिट हमेशा किस में होगा? तो ग्राम में होगा। और बट्टे विलय का द्रव्यमान, बट्टे क्या था? विलय का अनुभार। क्या था? विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। और गुणे था विलयन का जो है आयतन। किसका आयतन? तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और गुणे में 1000 था। गुणे क्या था? 1000। अगर आपने कंसेप्ट वाला क्लास देखा हो तो आपको जरूर पता होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको सबसे ऊपर क्या रखना है? विलय का द्रव्यमान रखना है। अब विलय का द्रव्यमान ऑलरेडी 7.1 ग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। 7.1 ग्राम क्या कर रखा है? दे रखा है। तो चलो हम विलय का द्रव्यमान रख लेते हैं ऊपर कितना? तो 7.1। नीचे में आपको क्या रखना था? तो नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या बोला गया था? विलय का अनुभार। और जो कि विलय का अनुभार देख सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान का मतलब अनुभार ही होता है। तो अनुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान 142 दिया गया है। चलो भाई 142 हम इसको लिख लेते हैं। और गुणे में क्या करना है? तो आपको क्वेश्चन देख सकते हैं कि विलयन का आयतन, क्यों, कौन सा चीज़? तो विलयन का आयतन रखना है। तो विलयन का आयतन आप अगर गौर से देखें इस क्वेश्चन में तो कितना दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है 100 मिलीलीटर। जो विलयन बना था उसका कुल आयतन कितना था? 100 मिलीलीटर था। तो यहाँ पर आपको विलयन का आयतन लिखना है 100, गुने में तो 1000 है तो उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 और गुने क्या हो गया सर जी? 1000 हो गया। फायदा यहाँ पर क्या होगा वो देखिएगा। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्या है? 10 से गुना कीजिएगा इस 7.1 को तो ये हो जाएगा 71। 71 को आप 142 से भाग दे लीजिए। तो चलिए देखते हैं 71 से 142 को। अगर आप भाग देने जाएंगे 142 से 71 को भाग देने जाएंगे तो भाई 0 लेना पड़ेगा। 0 लेकर के एक जीरो अगर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब फिर कितना से लगाया जाए? देखिए 2 पंचे 10, ये 0 लाना है लास्ट में। तो 2 पंचे 10, 5 से लगा करके देखते हैं क्या होता है। 5 को 2 से गुना किया आपने तो हो गया 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 14 पंचे जानते हैं 70 होता, हासिल 1 71, पूरा का पूरा कट ही गया भाई साहब, ठीक है। तो ये आपको मिला 0.5। कितना आंसर आ गया सर जी? 0.5 आपका बिल्कुल जो है सॉरी 0.5 m आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 0.5। तो 9 के लिए आपके बिल्कुल बी होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0.5 मोल यहाँ पर ही आपको दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन भी फॉर्मूला से रिलेटेड ही है। उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज और उसमें आपको अनुभार भी दे रखा है 180, ठीक है, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो आपको क्या निकालने के लिए क्वेश्चन बोला? मोललता निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया। और मोललता निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा है बहुत ही अच्छा तरीका से। तो अगर आपको निकालना है मोललता, तो मोललता निकालने के लिए क्या करना है? पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ फार्मूला। मैं चाहूँ तो नहीं भी लिखूँगा, लेकिन लिख इसलिए देता हूँ ताकि आप अगर फार्मूला नहीं भी याद किए होंगे तो आपको समझ में आ जाए तत्काल, और आप बाद में जरूर फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। तो देखिए मोललता निकालने का फार्मूला था विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान।
द्रव्यमान ये हमेशा जनरली हम ग्राम में रखते हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे। और बट्टे में क्या लेना था, विलय का अनुभार, विलय का, ये विलय होगा, विलय का अनुभार, अनुभार। और गुणे में क्या था, विलायक का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। और ये द्रव्यमान है तो ये भी हमें ग्राम में ही लेना होगा। और गुणे में करना था आपको 1000, गुणे क्या करना है सर जी, 1000 करना है। अब इसमें वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए, बात तो यही है और तो कुछ बचा है नहीं इसमें। तो ऊपर बिलियन का द्रव्यमान लिखना है जो कि 18 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज ही घुलेगा तो ये तो बिलियन कहलाया ना, अब विलय है ना, तो विलय का द्रव्यमान आपको 18 दे रखा है। चलो ठीक है, लिख लिया हम इसको। विलय का अनुभार, और देखो विलय का अनुभार भी दे रखा है आपको, ग्लूकोज का जो अनुभार है वो 180 है, तो हम यहाँ पर 180 भी लिख लिए। विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान अगर देखेंगे तो पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है 500 ग्राम जल तो जल क्या है, विलायक है, और उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है 500, तो यहाँ पर हम गुणे में क्या लिखेंगे 500, और फिर आपको इसे गुना करना है 1000 से, यानी कि 1000 से। अब इसको गुना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 00 से ये 00 गया, और ये जो सिंगल जीरो है इस सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो क्या हो गया, चला गया, और बचा क्या, तो सर ये 18 से ये वाला 18 गया, 1/5 बचा आपको, 1 क्या बचा 5, मतलब 1 से 5 को भाग देंगे तो 0.2, अच्छा 4 पंचे 20, 1 मिनट, 18 पंचे 90, 5 दूना 10, बिल्कुल ठीक है, 1.2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्मॉल m से मूललता को दर्शाते हैं तो ये आपके स्मॉल m आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो 0.2 यानी कि ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। क्या पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मोलर विलयन है वो 2n के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2n विलयन के बराबर होता है। तो आप ये डायरेक्ट याद भी रखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मोलर विलयन है वो 2n के बराबर होगा, तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्या है नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ध्यान से इसको सीखे होंगे, समझे होंगे, और जिनको भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो उनका एक ही कारण हो सकता है कि आप पीछे वाले क्लास का जो कंसेप्ट है, सूत्र है, वो नहीं ध्यान में रखे होंगे। वो अगर देखिएगा तो आपको आज का क्लास पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पिछले क्लास को देखिए, फिर आज के क्लास को देखिए, तब आपको बहुत बेहतर तरीका से जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में। गुड बाय।